मेरा नाम निर्मला है। लोग कहते हैं कि इंसान का नाम भी उसके स्वभाव और किस्मत से ही उतरा आता है। शायद इसलिए मेरे नाम का मतलब निर्मल यानी साफ, निशल्क। पर जिंदगी ने मेरे मन को कभी साफ रहने नहीं दिया। हर दिन उसमें दुख, ताने और अपमान की कालिख पोतती रही। मेरा जन्म एक छोटे से कस्बे में हुआ, जहाँ गली के लोग एक दूसरे की जिंदगी में उतनी दिलचस्पी रखते थे जितनी अपनी सांसों में भी नहीं। मैं बचपन से ही सांवली थी। मेरी माँ अक्सर कहती, रंग से नहीं मन से इंसान खूबसूरत होता है। लेकिन दुनिया की नज़रें इस सच्चाई को मानने के लिए कभी तैयार नहीं हुई। स्कूल में, मोहल्ले में, यहाँ तक कि रिश्तेदारों के बीच भी लोग मेरी त्वचा पर ताने कसना अपना हक समझते थे। पापा एक छोटे से दुकानदार में थे और घर का खर्चा जैसे तैसे चलता था। माँ के गुजर जाने के बाद तो घर में चुप्पी सी बसने लगी। मेरे छोटे भाई बहन थे और पापा का सारा ध्यान उनकी पढ़ाई और पेट भरने में लगा रहता। मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ घर के काम में भी मेरे हिस्से आ गए। धीरे धीरे मेरी उम्र शादी के लायक बताई जाने लगी। पापा ने कई जगह कोशिश की, लेकिन हर बार रिश्ते की बात मेरे रंग पर आकर अटक जाती। कभी कोई कह देता, लड़का गोरा है, इसे नहीं जचेगा, तो कोई चुपचाप रिश्ता टाल देता। फिर एक दिन पापा के एक पुराने दोस्त जो इंग्लैंड में रहते थे हमारे घर आए। उन्होंने पापा से कहा कि उनका बेटा अर्जुन, जो वहीं पला बढ़ा और नौकरी करता है, शादी करना चाहता है। उन्होंने मुझे देखा और कहा, लड़की सीधी सादी और घरेलू लगती है। उस समय मुझे लगा कि शायद मेरी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है। पापा भी खुश हो गए कि बेटी का घर अब बस जाएगा और शायद विदेश जाकर उसका जीवन बदल जाए। मैंने अर्जुन को तस्वीर में देखा, लंबा, गोरा और आधुनिक। मन में कहीं हल्का सा डर था कि हम दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के हैं, लेकिन पापा के चेहरे की उम्मीद देखकर मैंने कोई सवाल नहीं किया। शादी बहुत जल्दी तय हो गई थी। कस्बे के लोगों को ये सुनकर हैरानी हुई कि सांवली निर्मला को विदेश जाने का मौका मिल रहा है। कुछ लोगों की आंखों में ईर्ष्या थी तो कुछ बस मुस्कुराकर बोले, भाग्य खुल गया तेरा। शादी के दिन अर्जुन भारत आया। उसने मुझे औपचारिकता से सही से देखा, चार बातें की, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि उसके शब्द ठंडे और नापतोल कर बोले गए थे। मैंने इसे शादी की थकान समझकर नज़रअंदाज कर दिया। शादी के कुछ दिनों के बाद मैं उसके साथ इंग्लैंड आ गई। हवाई जहाज में बैठते ही मुझे लगा जैसे मैं किसी सपने की ओर बढ़ रही हूँ। खिड़की से बाहर बादलों को देखते हुए सोचा, अब मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन लंदन की भीड़ भाड़ वाले फिर भी ठंडे माहौल में कदम रखते ही मुझे पहला झटका लगा। अर्जुन ने एयरपोर्ट पर मेरा हाथ भी नहीं पकड़ा। वह आगे आगे चल रहा था और मैं सूटकेस घसीटते हुए पीछे। घर पहुंचने पर उसने बस इतना कहा, ये तुम्हारा कमरा है, मैं गेस्ट रूम में सोता हूँ। मैंने पूछा, हम एक साथ क्यों नहीं? उसने बात काट दी। मुझे अपने स्पेस की आदत है। पहले पहले मैंने सोचा कि शायद वह नया माहौल है, समय लगेगा। लेकिन एक दिन उसका बर्ताव और दूर होता गया। मुझसे बस घर के काम के लिए बात करता। ये खाना बनाओ, ये साफ करो। बाहर साथ जाने की बात आती तो बहाना बना देता। उसके दोस्तों के सामने मुझे कभी पत्नी की तरह नहीं, बस एक रूममेट की तरह पेश करता। कभी कभी तो वह मेरी सांवली त्वचा पर भी ताना कस देता, तुम्हें यहाँ की रोशनी में और भी डार्क लग रहा है। ये सुनकर मेरे कुछ टूटने लगता, लेकिन मैं चुपचाप रहती। इंग्लैंड का मौसम भी मेरी तकलीफ़ों में इजाफा करता। बाहर का ठंडा धुंधला आसमान जैसे अंदर के सन्नाटे का आईना था। मुझे किसी से बात करने का मन करता, पर आसपास कोई अपना ना होता। पापा को फ़ोन पर सब अच्छा बताती ताकि वह चिंता ना करे। एक दिन मैंने अर्जुन से कहा, क्या हम थोड़ा वक्त साथ बिता सकते हैं? शायद बाहर कहीं घूमने चलते हैं। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है हम एक जैसे हैं? मैं बस शादी इसलिए कर पाया क्योंकि माँ बाप ने मजबूर किया। अब ये मत सोचो कि हम कोई हैप्पी कपल बनने वाले हैं। उसकी ये बात मेरे सीने में तरसी करने लगी। उस रात मैं अपने कमरे में देर तक रोती रही। शादी का सपना, जिसमें प्यार, साथ और सम्मान था, वह धीरे धीरे धूल में बदल रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं यहाँ क्यों हूँ, पत्नी बनकर या बस एक जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। एक साल हम वहीं रहे और उसके बाद वापस हिंदुस्तान लौटे, जहाँ पर अर्जुन की एक पुरानी सी हवेली थी। अर्जुन ने बताया था कि उसे कुछ काम के लिए यहाँ वापस आना पड़ा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ आने के बाद मुझे कुछ और ही हकीकत मालूम पता चलेगी। एक शाम जब अर्जुन ऑफिस से लौटा, उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने जल्दी से फ़ोन लॉक कर दिया, लेकिन उसकी घबराहट मैं देख चुकी थी। रात में जब वह नहा रहा था तो फ़ोन टेबल पर पड़ा था। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन झलका, किसी महिला का नाम और मैसेज, मिस यू, कैन नॉट वेट टू सी यू अगेन। मेरे हाथ ठिठक गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। उस समय मैं बस यही सोच रही थी
क्या ये अर्जुन की कोई पुरानी दोस्त है या फिर? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस पल से मुझे महसूस हुआ कि मेरे दर्द के पीछे शायद सिर्फ उसकी बेरुखी नहीं बल्कि कुछ और भी सच छुपा है। और फिर उस रात एक अनजान नंबर से मुझे मैसेज आया, अगर अर्जुन का सच जानना चाहती हो तो कल शाम पुराने घाट पर आना, अकेली। मेरे हाथ कांप गए। क्या ये कोई जाल था या सच का दरवाज़ा? मैंने वो मैसेज बार बार पढ़ा। दिल की धड़कन जैसे किसी ने तेज कर दी हो। कमरे में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। अर्जुन, वो नाम जो मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा भी था और अब शायद सबसे बड़ा डर भी। रात भर नींद नहीं आई। कभी उसकी हंसी याद आती, कभी वो दिन जब उसने मेरी आंखों में देखकर कहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो। और अब ये गुमनाम मैसेज, जैसे किसी ने उन वादों को मजाक बना दिया हो। अगले दिन शाम को मैं चुपचाप घर से निकली, किसी को बताया नहीं। आसमान पर हल्का धुंधला उतरा था। पुराने घाट का रास्ता सुनसान और वीरान था। दूर दूर तक बस पानी की लहरों की आवाज़ और कहीं पेड़ों की सरसराहट थी। मैं घाट पर पहुंची तो वहां कोई नहीं था। मैं थोड़ी देर पत्थरों पर बैठी रही, फिर अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने घबरा कर पलट कर देखा। एक बूढ़ा आदमी, झुकी हुई पीठ, हाथ में लकड़ी का सहारा और आंखों में अजीब सी चमक। वो धीमे धीमे मेरी तरफ आया और पास आकर रुक गया। तुम वही हो ना, अर्जुन की पत्नी? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। तो सुनो, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, उसके बाद शायद तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी ना रहे। उसने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला जिस पर धूल और पानी के दाग थे। मेरे हाथ कांपते हुए उसे पकड़ रहे थे। ये अर्जुन के बारे में सच्चाई है, इसे घर जाकर पढ़ना, यहाँ नहीं। मैं कुछ पूछ पाती उससे पहले वो मुड़कर चला गया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें उससे भी कहीं तेज। घर आकर मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और लिफाफा खोला। उसमें 3 चीज़ें थी। एक धुंधली तस्वीर जिसमें अर्जुन किसी अजनबी औरत के साथ खड़ा था और दोनों के हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी। एक अस्पताल की रिपोर्ट जिसमें अर्जुन का नाम लिखा था और तारीख हमारी शादी से महीनों पहले की थी। एक छोटी सी चिट्ठी जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, सच से भागोगी तो सच तुम्हें ढूंढ लेगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत कौन थी और वो बच्ची, और अर्जुन ने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? मेरे दिमाग में सवालों का तूफान था, लेकिन एक बात साफ थी, अब मैं इस खेल को ख़त्म किए बिना चैन से नहीं बैठूंगी, चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। उस रात मैंने करवट बदलते हुए नींद को अपने आसपास आते महसूस नहीं किया। दीवार के उस पार से मुझे हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देती, जैसे कोई किसी को मनाने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन गहरी नींद में था, लेकिन मेरे कान हर आवाज़ पर चौकन्ने थे। सुबह होते ही मैंने आंगन में झाड़ू लगाते हुए इधर उधर नज़र दौड़ाई, जहाँ कल रात मैंने उस बच्ची औरत को देखा, लेकिन वहाँ अब सिर्फ खाली हवा थी, जैसे कभी कोई था ही नहीं। दिल ने कहा शायद सपना था, मगर आंखें मानने को तैयार नहीं थी। अर्जुन ने चाय पीते पीते पूछा, तुम ठीक तो हो? चेहरा इतना फीका क्यों है? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस नींद कम हुई है। पर अंदर अंदर मुझे पता था कि कुछ बहुत गलत है, और ये गलत सिर्फ एक हादसे की कही बड़ी बात है। शाम को जब अर्जुन खेत की तरफ गया तो मैं चुपचाप उस पुराने हिस्से में चली गई जहाँ हवेली की दीवारों पर कोई जम चुकी हुई थी। अचानक पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया और एक धीमी सी मासूम सी आवाज़, माँ, मुझे यहाँ से निकालो। मेरे कदम जम गए, दिल धड़कना भूल गया, और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि यह हवेली सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं, इसमें किसी की अधूरी कहानी कैद है। मेरे कदम उस आवाज़ के साथ जैसे जमीन पर जड़ गए। चारों तरफ सन्नाटा था, पर मेरे कानों ने साफ सुना, माँ, मुझे यहाँ से निकालो। मेरे हाथ काँप रहे थे, माथे से पसीने की बूंदें उतर आई थी, जबकि मौसम तो सर्दी की ठंडी शाम का था। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था, बस टूटी दीवारें, फैली सीलन की गंध। दिल ने कहा, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है, लेकिन मेरे अंदर की औरत, वो माँ, पुकार कर मानने को तैयार नहीं थी। मैंने धीरे धीरे उस पुराने हिस्से की ओर कदम बढ़ाया, दीवार पर हाथ फेरती जैसे ठंड मेरे शरीर में समा गई हो। आंखों के सामने कुछ पल के लिए धुंधली परछाई सी तैर गई, एक बच्ची जो रोते हुए दरवाजे के सलाखों के पकड़ कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मैंने झटके से आंखें बंद कर ली, पर दिल और दिमाग वो दृश्य जैसे अंकित हो गया हो। तभी अचानक पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। मैंने चीखने की वाली आवाज़ रखी ही थी कि तभी देखा अर्जुन खड़ा है। उसका चेहरा सामान्य था, लेकिन आंखों में अजीब सी झलझलाहट छिपी थी, या कुछ छुपा रहा था। उसने ठंडी आवाज़ में पूछा। मैं हकला गई। बस ऐसे ही हवेली का ये हिस्सा देखा तो सोचा जरा घूम लूं। उसने गहरी सांस ली और बोला, इस तरफ मत आया करो, यहाँ बस पुरानी यादें हैं जिनसे दूर रहना ही अच्छा है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। कौन सी पुरानी यादें, और क्यों इसमें इतना छुपाया जा रहा है?
रात को बिस्तर पर लेटते ही मैं बार बार वही मासूम आवाज़ सुन रही थी, माँ मुझे यहाँ से निकालो। और अचानक मुझे एहसास हुआ ये आवाज़ किसी और की नहीं, उस छोटी बच्ची की थी जिसकी तस्वीर मैंने अर्जुन की जेब से पाई थी। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या इस सच को अनसुना कर दूं जैसा अर्जुन चाहता है, या फिर इस फैली की परछाइयों में छुपे सच का सामना करूं। मैंने तय कर लिया, चाहे सच कितना भी डरावना क्यों ना हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरी शादी की कहानी नहीं रही थी, ये किसी मासूम की अधूरी पुकार थी जो मेरे कानों में गूंज कर मुझे चैन से जीने नहीं दे रही थी। सुबह होते मैंने तय किया कि मैं हवेली के उस हिस्से की पूरी तरह जांच करूंगी। अर्जुन के काम पर जाते ही मैंने देखा तो उसका चेहरा सामान्य था, पर उसकी नज़रें मुझसे मिलने से बच रही थी। उस समय मेरे मन में और पुख्ता हो गया कि वह कुछ छुपा रहा है। मैंने चुपके से वही पुराना हिस्सा तलाशना शुरू किया, मकड़ी के जाले, धूल और टूटी खिड़कियाँ। जैसे ही मैंने एक नज़र दरवाजे को देखा, हल्की सी कराह की आवाज़ आई। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था, अंधेरा, घुटन भरा, जैसे बरसों से किसी ने खोला ही ना हो। कमरे की दीवार पर उंगलियों के छोटे छोटे निशान उभरे हुए थे, जैसे किसी बच्ची ने दरवाज़ा खटखटाते खटखटाते अपने नन्हे हाथों के निशान छोड़ दिए। मेरी सांसें अटक गई। मैंने चारों तरफ देखा तो एक कोने में टूटी हुई गुड़िया पड़ी हुई थी, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसे हाथ में हटाते ही मेरे पूरे शरीर में सिरहन से दौड़ गई। तभी अचानक हवा का झोंका आया और खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया, और उसी पल फिर वही मासूम आवाज़ गूंजी, माँ मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ क्यों अकेला छोड़ दिया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकली और सीधे आंगन जा पहुंची। उस रात मैंने हिम्मत जुटाकर अर्जुन से पूछा, ये हवेली का पुराना कमरा, उसमें बच्चे के हाथों के निशान क्यों हैं, और वो टूटी गुड़िया किसकी थी। अर्जुन का चेहरा पल भर के लिए सफ़ेद पड़ गया। फिर उसने गुस्से से कहा, निर्मला ये सब बकवास है, वहाँ मत जाया करो, तुम्हारा दिमाग अब वहम करने लगा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इन बातों पर ध्यान मत दो। उसके शब्द सख्त थे, लेकिन उसकी आंखें डर से काँप रही थी। मैंने चुप रहकर सब सुन लिया, मगर मेरे मन में अब ठान लिया था ये सिर्फ वहम नहीं था। अब सवाल साफ था, उस मासूम बच्ची की परछाई आखिर कौन थी। अर्जुन किस सच को इतनी बुरी तरह छुपा रहा था। अगले दिन फिर से जब अर्जुन दफ्तर गया, मैंने हवेली के उस बंद हिस्से में और गहराई से झांकने की कोशिश की। कमरे में कोने में पड़ी पुरानी अलमारी के पीछे हल्की दरार सी दिखाई दी, जैसे किसी ने जानबूझकर उस जगह को छुपाया हो। बड़ी मुश्किल से धक्का देकर जब मैंने उस जगह खोला तो मेरे सामने एक छोटा सी लकड़ी का संदूक था। संदूक खोलते मेरी आंखें नम हो गई थी। उसमें बच्चों के कपड़े, गुलाबी रिबन और एक डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी रूह इस हवेली की दीवारों में कैद है। पापा ने मुझसे वादा किया था कि वह कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, पर वो चले गए। अब सिर्फ अंधेरा है और इंतज़ार। पन्ने पलटते रहे, मेरे हाथ कांप गए। हर पन्ने में एक बच्ची की मासूम तकलीफ, अकेलेपन की चीख और किसी पापा के लिए तड़प दर्ज थी। क्या ये बच्ची अर्जुन की है? क्या उसने उसे इस हवेली में छोड़ दिया? उस शाम मैंने अर्जुन का सामना किया। ये सब क्या है अर्जुन? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, हाथ से डायरी गिर गई और वह कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसकी आंखों से आंसू बह निकले। निर्मला, तुम सच जानना चाहती हो तो सुनो। हाँ, वो बच्ची मेरी ही है, मेरी ही बेटी है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। दिल चाहता तो चीखूं, मगर खामोश रही। अर्जुन कांपती आवाज़ में आगे बोला, सालों पहले जब मैं इंग्लैंड में पढ़ रहा था, मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आई थी, रिया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर मेरे परिवार उस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं दिए। उसी बीच रिया गर्भवती हो गई। घर वालों के दबाव और अपनी कायरता की वजह से मैं उसके साथ खड़ा ना हो सका। मैंने रिया को छोड़ दिया। उसकी आवाज़ टूट गई। उसने अकेले ही बच्ची को जन्म दिया। वही बच्ची थी जिसकी तस्वीर तुमने देखी। मैं स्तंभ रह गई। मतलब वो बच्ची अभी जिंदा नहीं? अर्जुन की आंखें डगमगा गई। रिया बीमार हो गई थी और वह मेरी बच्ची, उसे यहाँ लाया गया था, लेकिन देखभाल न मिलने से उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। उसकी आखिरी चीख थी, माँ मुझे यहाँ से निकालो। तब से उसकी आत्मा इसी हवेली में भटक रही है। मेरे आंसू खुद ब खुद बह निकले। वो मासूम बच्ची जो प्यार की हकदार थी, उसे मिला सिर्फ अकेलापन और इंतज़ार। उस रात मैंने पहली बार अर्जुन को इंसान की तरह रोते देखा। वो एक ठंडी बेरहम नकाब के पीछे कितनी गहरी गलती और पछतावा छुपाए बैठा था। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, अर्जुन, तुम्हारी बच्ची सिर्फ इंसाफ चाहती है, उसे याद और प्यार चाहिए। हम उसके लिए वो सब करेंगे जो उसे जीते जी नहीं मिला। अगले दिन हमने उसी कमरे में एक दीपक जलाया जहाँ वो गुड़िया टूटी पड़ी थी। हमने बच्ची की तस्वीर और उसकी डायरी वहीं रखी, फूल चढ़ाए और प्रार्थना की। पहली बार हवेली की हवा हल्की लगी, जैसे उस मासूम बच्ची की रूह को सुकून मिला हो। अर्जुन ने मेरे हाथ पकड़कर कहा, निर्मला, तुमने मुझे मेरी गलती का सामना करवाया। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो,
पर यकीन मानो अब मैं सिर्फ सच और प्यार के साथ जीना चाहता हूँ। मेरी आंखें नम थी, दिल में तूफान था, पर उस बच्ची की पुकार मुझे एक बात सिखा गई थी। जिंदगी किसी के लिए नफरत छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि माफ़ करने और रोशनी बांटने की है। मैंने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और कहा, तुम्हारी बेटी अब हमारे बीच है। अर्जुन, उसके प्यार की कमी हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उसकी याद के साथ जीना सीख सकते हैं। और हाँ, अब से ये हवेली डर की नहीं, बल्कि उसकी मासूमियत और रोशनी की गवाह देगी। वक्त गुजरता गया। हवेली के इस कोने में हर रोज एक दीप जलने लगा। अब वहाँ सन्नाटा नहीं था, बल्कि शांति और अपनापन था। कभी कभी हवा में फिर वही मासूम हंसी सुनाई देती। अब वो चीख नहीं थी, वो शिकायत नहीं थी। वो जैसे कह रही हो, धन्यवाद माँ, अब मैं अकेली नहीं हूँ। मैंने आसमान की ओर देखा और मन में ही मन कहा, काली परछाई से निकलकर तू आखिरकार रोशनी में आ गई, मेरी बच्ची। और उसी पल मेरी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, बल्कि सुकून के थे। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।